नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। जो पेपर 7 का छोटा सा सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारत में उपभोक्ताओं को बाजार से सामान खरीदते समय यदि उस सामान की गुणवत्ता में कोई कमी नजर आती है या उसमें मिलावट है या किस तरह का वो घटिया गुणवत्ता का है या उसमें कालाबाजारी है, तो इन सब के विरुद्ध दावा पेश करने के उद्देश्य से ही इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। बात को ध्यान रखना है, डेट भी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत के उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं उनको त्वरित और सहज तरीके से समाधान करना इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय हैं। कुल 4 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। तो इनमें जो मुख्य प्रावधान है उन्हीं को हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे। भारत के गणराज्य बनने के 37 वर्ष बाद ही इसे लागू किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि भारत के गणराज्य बनने के 37 वर्ष बाद इसको लागू किया गया है। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस प्रमुख प्रावधानों के बारे में। देखिए, 4 अध्याय है। तो पहले अध्याय में बताया गया है प्रारंभिक के बारे में। प्रारंभिक है, ये धारा 1 से लेकर के 3 तक में इसकी व्याख्या की गई है। दूसरा जो अध्याय है वो है उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में बताया गया है। धारा 4 से लेकर के धारा 8 तक है। वहीं तीसरा जो अध्याय है वो है उपभोक्ता विवाद परितोष अभिकरण के बारे में। धारा 9 से लेकर के धारा 27 तक है। वहीं चौथा है विविध या प्रकीर्ण जिसको बोलते हैं मिसलेनस, धारा 28 से लेकर के धारा 31 तक। तो ये प्रमुख उसके प्रावधान है। शुरू करेंगे हम यहीं से प्रारंभिक से, अध्याय से, तो क्लियर होता जाएगा आपको जो प्रमुख प्रावधान है। तो शुरू कर ही लेते हैं, चलिए। अध्याय 1 प्रारंभिक। इसमें धारा नंबर 1 धारा 1 में बताया गया है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार और प्रावधान इनका उल्लेख किया गया है। धारा 1 में बताया गया संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार और प्रावधान। तो जानते हैं संक्षिप्त नाम क्या है। संक्षिप्त नाम है इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये इसका संक्षिप्त नाम है। प्रारंभ कब किया गया था? 24 दिसंबर 1986 को यह लागू किया गया है। विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में है। पहले जम्मू कश्मीर छूट जाता था, लेकिन अभी संपूर्ण भारत में है। प्रावधान क्या है? जिसमें प्रावधान में देखिए 4 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। तो ये सब बातें बताई गई हैं धारा 1 में। धारा 1 क्लियर हो गया होगा आपको। संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार और प्रावधान के बारे में बताया गया है। अब हम जानते हैं धारा 2 के बारे में। धारा 2, तो धारा 2 में कुछ विशेष शब्दों की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है मेंस में इन शब्दों को पूछ दे। तो इसको हम चर्चा कर लेते हैं। पहला इसमें जो परिभाषा बताया गया है वो है परिवादी की। परिवादी कौन है? परिवादी मतलब शिकायतकर्ता, इंग्लिश में कंप्लेनेंट। जो शिकायत करता है उसको बोलते हैं परिवादी। तो यहाँ परिवादी से क्या अभिप्राय है इसको देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि परिवादी से अभिप्राय पहला उपभोक्ता हो सकता है। उपभोक्ता यानी कोई भी उपभोक्ता शिकायतकर्ता हो सकता है। दूसरा, यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उपभोक्ता का जो उत्तराधिकारी है वह परिवादी हो सकता है, या उपभोक्ता की ओर से जिसने शिकायत दर्ज कराई है वह भी परिवादी हो सकता है। तीसरी बात, एक या एक से अधिक उपभोक्ता हो सकते हैं, या यूं कहें कि जहां समान हित वाले उपभोक्ता हो वहां पर भी ये परिवादी कहा जाएगा। चौथी बात, 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत
जो ऐच्छिक उपभोक्ता संगठन है वो भी इसमें शामिल होते हैं। 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत ऐच्छिक उपभोक्ता संगठन भी इसमें शामिल होते हैं। और पांचवी बात, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ये भी परिवादी हो सकते हैं। तो परिवादी की परिभाषा हमने पांच तरीके से देखा। देखिए 5 पॉइंट है यहाँ पे। परिवादी या शिकायतकर्ता से विपरीत क्या है, तो उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी या उपभोक्ता की ओर शिकायत करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो भी परिवादी कहलाएगा। तीसरा, एक या एक से अधिक उपभोक्ता जहां समान हित वाले उपभोक्ता हों। चौथा, 1956 कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत ऐच्छिक उपभोक्ता संगठन। और जो पांचवा है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो ये परिवादी के तहत बताया गया है। दूसरा जिसमें परिभाषा बताया गया है वो है उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता, उपभोक्ता किसे कहेंगे, तो देखिए उपभोक्ता से क्या अभिप्रेत है। पहला, कोई ऐसा व्यक्ति जो सामान क्रय करता है, खरीदता है और जिसके लिए वह पूरा भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वादा करता है, आंशिक भुगतान करता है या विलंबित भुगतान करने का वादा करता है, तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई व्यक्ति को सामान खरीदता है और उसका भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वादा करता है या आंशिक भुगतान करता है या विलंबित भुगतान करने का वादा करता है, तो वह उपभोक्ता कहलाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस श्रेणी में जो वाणिज्य प्रयोजन के लिए किया गया व्यापार है या पुनः विक्रय करने के लिए खरीदा गया सामान है, तो ऐसे व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहे जाएंगे। इसको भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसमें बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिसने किसी सेवा को भाड़े पर लिया हो और वह उसका भुगतान कर चुका है या भुगतान करने का वादा करता है या आंशिक भुगतान करता है या विलंबित भुगतान करने का वादा करता है, तो वह भी उपभोक्ता कहलाएगा। इसी में एक बात और है ध्यान देने की, यदि कोई व्यक्ति स्वरोजगार के लिए कोई वस्तु खरीदता है तो वह भी उपभोक्ता कहा जाएगा। तो उपभोक्ता के 2 क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये परिभाषा है। चलिए जानते हैं अब तीसरा, त्रुटि के बारे में। त्रुटि बताया गया है। तीसरी परिभाषा है त्रुटि की। त्रुटि क्या है, देखिए त्रुटि मतलब यह है कि किसी वस्तु या सेवा में पाया जाने वाला दोष है या उसमें कुछ कमी है तो उसे क्या कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। चौथा है विनिर्माता। विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर होता है, जहाँ छोटी छोटी चीजों को जहाँ किसी चीज का निर्माण किया जाता है वो विनिर्माता है। देखिए विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर, इससे क्या मतलब होता है, देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु का या उसके किसी भाग का निर्माण करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु का या उसे किसी भाग का विनिर्माण करता हो। दूसरा, अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्माण किए गए वस्तुओं या उसके भागों को समायोजित करता हो यानी असेंबल करता हो। तीसरा, अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्माण किए गए वस्तु या उनके भागों पर अपना चिन्ह लगाता हो या लगवाता हो। तो पहले हमने देखा सीधा सीधा बात है, कोई व्यक्ति है किस चीज का भी निर्माण कर रहा है। दूसरा, वो क्या कर रहा है, अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्माण किए गए सामानों को असेंबल कर रहा है, मतलब वो जुड़ा रहा है, जोड़ रहा है एक तरह से। और तीसरा ये है कि अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्माण किए गए किसी वस्तु में अपना टैग लगा करके दे रहा है, तो ये विनिर्माता कहलाएंगे। पहले जो मैंने बातें बताई उसको लिखिएगा, बाद में जो मैंने सरल शब्दों में समझाया है वो समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है, उसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें बताया गया है नेक्स्ट, व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति किसे कहेंगे, पांचवा है व्यक्ति यानी कि पर्सन। तो व्यक्ति कौन हो सकता है, पहला कोई व्यक्ति, कोई फर्म हो सकता है, कोई फर्म जो पंजीकृत भी हो सकता है और पंजीकृत नहीं भी हो सकता। दूसरा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जैसे कि सहकारी समितियां हैं, ये भी व्यक्ति कही जाएंगी। तीसरा, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो अविभाज्य हिंदू है, परिवार है, वो भी क्या कहे जाते हैं, व्यक्ति कहे जाते हैं। और चौथा, जो अन्य व्यक्तियों का संगम है, अन्य व्यक्तियों का संगम जो
पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत भी हो सकते हैं या पंजीकृत नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, व्यक्ति कहलाएंगे, पर्सन कहलाएंगे। कोई फर्म जो पंजीकृत हो भी सकता है और नहीं भी, कोई सहकारी समिति, HUF जो अविभाज्य हिंदू कुटुंब है वो, और अन्य व्यक्तियों का संगम जो 1860 के पंजीकृत अधिनियम के तहत पंजीकृत हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये जो है उपव्यक्ति की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं आगे, इसमें बताया है सेवाओं के बारे में। छठवां, सेवा किसे कहेंगे। देखिए, सेवा से अभिप्राय ऐसी सेवा से है जो उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाता है, जैसे कि बैंक कार्य या बैंक कार्य, दूसरा बीमा, तीसरा परिवहन, प्रसंस्करण, मनोरंजन, विद्युत, आमोद प्रमोद मैंने कि अम्यूजमेंट, और समाचार। क्या क्या बातें मैंने लिखी है, इसको ध्यान रखेंगे। बैंककारी, बीमा, परिवहन, आमोद प्रमोद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अम्यूजमेंट। इसमें विद्युत भी शामिल होता है, मनोरंजन भी शामिल होता है, और साथ में समाचार। तो ये जो चीजें हैं ये सेवा के अंतर्गत रखी गई है इस अधिनियम में, इसको आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसमें जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है नकली वस्तु एवं सेवा के बारे में। नकली वस्तु एवं सेवा क्या है। तो नकली वस्तु एवं सेवा, देखिए, ऐसी वस्तु एवं सेवाएं जिसके असली होने का दावा किया जा रहा है लेकिन वास्तव में वो असली नहीं है, तो फिर वो क्या कही जाएंगी, नकली वस्तु एवं सेवाएं कही जाएंगी। ध्यान रखेंगे, ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिसके असली होने का दावा किया जा रहा है लेकिन वास्तव में वो असली है नहीं, तो वो क्या कही जाएंगी, नकली वस्तुएं एवं सेवाएं कही जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है अनैतिक व्यापार व्यवहार। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अनैतिक व्यापार व्यवहार। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, अनैतिक व्यापार व्यवहार। चलिए देखते हैं, तो इसके अंदर क्या है। देखिए, अनैतिक व्यापार व्यवहार किसे कहते हैं, कोई ऐसी प्रक्रिया जो किसी वस्तु या सेवा को बेचने या विक्रय करने के उद्देश्य से अनैतिक ढंग से अपनाई गई हो, वो कहलाता है अनैतिक व्यापार एवं व्यवहार प्रक्रिया। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है। पहला शामिल होता है ऐसा झूठा प्रचार करना जिसमें किसी वस्तु को उच्च गुणवत्ता का या एक विशेष किस्म का या विशेष मानक का या विशेष प्रतिमान का बताया गया हो। इसको फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे। ऐसा झूठा प्रचार करना जिसमें किसी वस्तु को विशेष किस्म का, विशेष मानक का, विशेष गुणवत्ता का या विशेष प्रतिमान का बताया गया हो, पहला। दूसरा, ऐसे झूठ का प्रचार करना जिसमें किसी सेवा को विशेष श्रेणी का, विशेष स्तर का, विशेष प्रतिमान का बताया गया हो। तीसरा, ऐसा झूठा प्रचार करना जिसमें पुरानी या पुनर्निर्मित या नवीकृत या पुनः अनुकूलित वस्तु नई है बताना। चौथा, ऐसा झूठा प्रचार करना जिसमें किसी वस्तु को किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रायोजित, अनुमोदित या निर्मित बताना एवं बताना कि इसके उपकरण, लाभ या उपभोग के कई फायदे हैं जबकि वास्तव में ऐसा न होना। पांचवी बात आपको ध्यान देना है, जनसाधारण के समक्ष ऐसा निरूपण करना। जैसे देखिए, पहला ऐसा निरूपण करना, पहला किसी वस्तु एवं सेवा के लिए वारंटी या गारंटी। जनसाधारण के समक्ष ऐसा निरूपण करना जैसे कि किसी वस्तु एवं सेवा के लिए वारंटी या गारंटी के बारे में बता रहा है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि किसी वस्तु या उसके उपांग को, किसी वस्तु या उसके किसी भाग को बदलना
बदलना, अनुरक्षण करना या मरम्मत करना। किसी वस्तु या उसके उपांग को बदलना, अनुरक्षण करना, मरम्मत करना या जब तक कोई परिणाम प्राप्त न हो, जब तक कोई परिणाम प्राप्त न हो तो सेवा की पुनरावृत्ति या जारी रखना। अगर इस तरह का वायदा, वारंटी या गारंटी, इस तरह का कोई वायदा, वारंटी या गारंटी भ्रमित है तो उसे समुचित आधार नहीं माना जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मैंने धारा 2 में इन सब चीजों की परिभाषाओं को आपको बताया है जो मेंस के हिसाब से, मेंस के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 के बारे में, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की व्याख्या की गई है। उसको देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है? चलिए शुरू करते हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के बारे में। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, दूसरा होता है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और होता है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो 3 तरह से ध्यान रखेंगे। पहला जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। तो यहाँ धारा 4, धारा 7 और धारा 8 का, इसको ध्यान रखेंगे। 3 तरह की धाराएं हैं, धारा 4, 7 और 8 का, ताकि धाराएं भी आपको याद हो जाए। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में जानते हैं। देखिए, इसका धारा 4 में बताया गया प्रावधान है। धारा 4 में इसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है इसका गठन कौन करता है। गठन तो केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करता है। गठन करता है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्रीय है इसलिए। इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? तो केंद्रीय उपभोक्ता कार्यकलाप मामलों के जो भार साधक मंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होंगे। और जो सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार जैसा विहित करे वैसा हो सकती है। तो इसमें सरकारी और गैर सरकारी केंद्र सरकार द्वारा विहित सदस्य हो सकते हैं, होते हैं। ये तो रहा इसके गठन के बारे में, प्रावधान के बारे में। अब देखते हैं आगे धारा 5 में बताया गया है इसके अधिवेशन के बारे में। अधिवेशन तो धारा 5 बताता है अधिवेशन। अधिवेशन जो होता है 1 वर्ष में कम से कम 1 बार होना अनिवार्य होता है, और यदि आवश्यकता पड़े तो 1 बार से भी ज्यादा की जा सकती है अधिवेशन। और अधिवेशन का जो समय और जो स्थान होगा उसका निर्धारण करेगा अध्यक्ष, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अध्यक्ष होगा वही अधिवेशन का डेट और जो उसका स्थान है वही डिसाइड करता है, वही निर्धारित करता है। अब इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का क्या उद्देश्य है। इसका उल्लेख किया गया है धारा 6 में। तो धारा 6 बताता है इसके उद्देश्य के बारे में। देखिए, पहला उद्देश्य है कि मानव जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले जो खतरनाक विपणन की जो वस्तुएं हैं उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। मानव जीवन एवं संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले विपणन की वस्तुओं के खिलाफ अधिकार। दूसरा, अनैतिक व्यापार व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। तीसरा, संभवतः जो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को सुलभ कराने का अधिकार दिया गया है। संभवतः प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने का या सुलभ कराने का अधिकार दिया गया है। और चौथा, अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष का अधिकार दिया गया है। और पांचवा दिया गया है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। मैं इन सबको पर फिर से बता देता हूँ ताकि आप इसके उद्देश्य को क्लियर याद रख सकें। मानव जीवन एवं संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले खतरनाक वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। दूसरा, अनैतिक व्यापार व्यवहार के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तीसरा,
संभवतः प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को सुलभ कराने का अधिकार दिया गया है। चौथा दिया गया है अनैतिक व्यापार व्यवहार, अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष का अधिकार दिया गया है। और पांचवा दिया गया है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये कुछ 5 जो उद्देश्य हैं इसके हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के, और यही जो उद्देश्य हैं वो यहाँ भी और यहाँ भी होता है। तो इसको एक बार पढ़ेंगे तो इन सब में ये काम आएगा, जिसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में। तो देखिए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण का परिषद कौन करेगा, गठन कौन करता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करता है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो संरचना होती है, इसमें एक अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष उपभोक्ता कार्यवाहक जो मामले हैं, उपभोक्ता कार्यकलाप मामलों के जो भाषागत मंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होंगे। और दूसरा जो होता है, सदस्य जो होते हैं, सदस्य वो राज्य सरकार द्वारा विहित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसका जो अधिवेशन होता है, अधिवेशन वो 1 वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। यहाँ 1 बार था, यहाँ 2 बार है, इसको ध्यान रखेंगे। 1 वर्ष में 2 बार होना आवश्यक होता है, और यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी बढ़ोतरी भी की जा सकती है, मतलब और भी अधिवेशन किया जा सकता है। अधिवेशन का समय एवं तिथि कौन निर्धारित करता है? तो अध्यक्ष निर्धारित करता है। अधिवेशन जो उपभोक्ता संरक्षण राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसके उद्देश्य क्या है? यही है, मानव जीवन एवं संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले वस्तुओं के एवं सेवाओं के विपणन के खिलाफ अधिकार दिया गया है। अनैतिक व्यापार व्यवहार के खिलाफ अधिकार दिया गया है। संभवतः प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विभिन्न जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उनको सुलभ करने का अधिकार दिया गया है। अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, और साथ में उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। अब जानते हैं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में। तो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो गठन करता है वो होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करता है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष होता है, और जो सदस्य होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा विहित सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों शामिल होते हैं। इसका जो अधिवेशन होता है, अधिवेशन वो 1 वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य होता है। आवश्यकता पड़ने पर 2 से अधिक बार भी की जा सकती है। अधिवेशन का समय एवं तिथि निर्धारित करता है अध्यक्ष, जो जिले के भीतर ही होना चाहिए। और इसका जो उद्देश्य है वही है जो हमने ये यहाँ पे पढ़ा था और यहाँ पे पढ़ा था, यानी कि मानव जीवन संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले जो खतरनाक वस्तुएं एवं सेवाओं का विपणन है उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। दूसरा, अनैतिक व्यापार व्यवहार के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तीसरा, समझौता प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर जो विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उनको सुलभ करने का अधिकार दिया गया है। और पांचवा, अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष का अधिकार दिया गया। और छठवां जो है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये जो 3 उपभोक्ता संरक्षण परिषद है आपको क्लियर हो गई होंगी। ये केंद्रीय है और ये राज्य है और ये जिला है। तो इसको मैंने तीनों को धारा के हिसाब से आपको क्लियर कर दिया है। यही तरह का है, एक बार स्टडी करेंगे तो तीनों आराम से बन जाएगा। अब बात करते हैं अध्याय 3 के बारे में। इसमें कुछ विशेष प्रावधान है, उसमें से अधिकतर प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। चलो दोस्तों देखते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी के बारे में, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण के बारे में जानते हैं। तो इसमें 3 अभिकरण है। पहला है जिला आधार पर, दूसरा राज्य आधार पर और तीसरा राष्ट्रीय आधार पर। तो जिला आधार पर होता है जिला पीठ, डिस्ट्रिक्ट फोरम जिसको हम बोलते हैं। राज्य आधार पर होता है राज्य आयोग जिसको हम स्टेट कमीशन बोलते हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय आधार पर होता है राष्ट्रीय आयोग जिसको हम नेशनल कमीशन से संबोधित करते हैं। देखिए शुरू करते हैं जिला पीठ से। तो जिला पीठ की संरचना के बारे में बात करते हैं। संरचना कैसी होती है? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ध्यान रखेंगे, एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। इन सदस्यों में एक स्त्री होना चाहिए, एक स्त्री होगी सदस्यों में। अब बात करते हैं इनकी योग्यता के बारे में। योग्यता
देखिए जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की क्या योग्यता होगी? अध्यक्ष है वो जिला न्यायाधीश होना चाहिए या जिला न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष की क्या योग्यता है? या तो वो जिला न्यायाधीश रह चुका हो, या जिला न्यायाधीश हो, या जिला न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। इस तरह से सदस्यों की जो योग्यता है वो क्या क्या है? उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। दूसरा, उसके पास स्नातक का डिग्री हो। और तीसरा, उसे अर्थशास्त्र का, लोक उपक्रम का, लोक प्रशासन का, लेखा कर्म का, उद्योगों का ज्ञान हो और साथ ही 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। तो देखिए सदस्यों के लिए हमने योग्यता देखा कि उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, उसे अर्थशास्त्र, लोक उपक्रम, लोक प्रशासन, लेखा कर्म, उद्योग का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही 10 वर्ष के कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। तो ये इनकी योग्यता रही है अध्यक्ष और सदस्यों की। अब बात कर लेते हैं इनकी अयोग्यता के बारे में। अयोग्य किस आधार पर किया जाएगा? देखिए अयोग्यता है, अयोग्य होगा पहला, यदि वह विकृत चित्त है, विकृत चित्त है यानी कि पागल है। दूसरा, वह दिवालिया है। तीसरा, किसी अपराध में उसे सिद्ध दोष ठहरा करके कारावास दे दिया गया हो, यानी कि उसे कारावास हो गया हो। चौथा, उसे सरकारी सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो, सरकारी सेवा से निकाल दिया गया हो, पदच्युत कर दिया गया हो। और पांचवा, कोई ऐसी अयोग्यता से ग्रसित हो जो सरकार द्वारा विहित की गई हो। तो ये 5 चीजें जो हैं वो उसकी अयोग्यता को निर्धारित करेंगी। क्या क्या? विकृत चित्त हो, दिवालिया हो, या उसे किसी अपराध के लिए सीधे दोष ठहरा करके कारावास दे दिया गया हो। चौथा, सरकारी सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो। और पांचवा, सरकार द्वारा विहित किसी अयोग्यता से वह ग्रसित हो। तो ये 5 उसकी अयोग्यता है। अब जानते हैं कि जो अध्यक्ष सदस्य हैं उनका चयन कैसे किया जाता है। तो उनका चयन किया जाता है एक चयन समिति द्वारा, चयन समिति द्वारा बनाया जाता है। तो चयन समिति में कौन कौन होते हैं? पहला होता है राज्य आयोग का अध्यक्ष, राज्य आयोग का अध्यक्ष होगा। दूसरा, जो विधि विभाग के सचिव हैं वो इसमें शामिल होंगे, विधि विभाग के सचिव। और तीसरा, उपभोक्ता मामले की सुनवाई करने वाला सचिव इसमें शामिल होता है। तो उपभोक्ता मामले की सुनवाई करने वाला सचिव, विधि विभाग का सचिव और राज्य आयोग का अध्यक्ष, इन सबसे मिलकर बनता है एक चयन समिति। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल, सेवा शर्त इत्यादि के बारे में। तो इसमें जो सदस्य और जो अध्यक्ष सदस्य शामिल होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु। ध्यान रखेंगे 5 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु होगा। दूसरा, क्या इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है? पुनर्नियुक्ति हो सकती है, बस आयु 65 वर्ष पूरी ना हो तब। तीसरा, इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी? तो सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार निर्धारित करे, राज्य सरकार जो निर्धारित करेगी वही इनकी सेवा शर्तें होंगी। त्याग पत्र किसे देंगे? तो त्याग पत्र देंगे ये राज्य सरकार को, राज्य सरकार को ही ये क्या करेंगे? त्याग पत्र देंगे। ये जो जिला पीठ है इसकी अधिकारिता कितने की होती है? अधिकारिता, तो इसकी अधिकारिता है 20 लाख तक, 20 लाख रुपए तक इसकी अधिकारिता है। मतलब 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई यहाँ कर सकता है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि इसमें देखते हैं कि परिवार प्राप्त होने पर क्या प्रक्रिया करता है। परिवार प्राप्त होने पर प्रक्रिया, होने पर प्रक्रिया, देखिए क्या प्रक्रिया करेगा। परिवार प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर ये प्रतिवादी को सूचित करेगा कि वह 30 दिन या 15 दिन जो बढ़ी हुई अवधि है इस अवधि के दौरान ही वो अपना पक्ष रखे। मतलब ये यदि
किसी ने शिकायत कर दी, किसी उपभोक्ता ने शिकायत कर दिया किसी व्यापारी के खिलाफ, तो व्यापार तो ये 21 दिन के भीतर कार्यवाही करेगा और व्यापारी को बोलेगा कि 30 दिन खूब से खूब 15 दिन और ले लेते हैं जो बड़ी हुई अवधि है, तो इन 45 दिन के भीतर ही उसको अपना पक्ष रखने के बारे में बोलेगा, आदेश देगा। परिवार प्राप्त होने पर यही प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। शक्तियां क्या क्या हैं देखिए, पहली शक्ति ये है कि ये प्रतिवादी को, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है ना, परिवादी नहीं है, प्रतिवादी, ये दो वर्ड है। पहले परिभाषा में मैंने परिवादी समझाया था, प्रतिवादी यानी जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है, दूसरा पक्ष है। देखिए प्रतिवादी को या साक्षी को, प्रतिवादी को या साक्षी को समन जारी कर सकता है, समन जारी करना, या उसको हाजिर होने का आदेश दे सकता है। शक्ति ये है कि प्रतिवादी या साक्षी को समन जारी कर सकता है या उसे हाजिर होने का आदेश दे सकता है। दूसरी बात, साक्षी या प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए साक्ष्य का प्रकटीकरण कर सकता है। प्रतिवादी या साक्षी द्वारा जारी किए गए साक्ष्य का प्रकटीकरण कर सकता है। तीसरी बात, शपथ पत्र की जांच कर सकता है, शपथ पत्र की जांच कर सकता है। और चौथी बात कि जो प्रयोगशाला या अन्य किसी स्रोत से प्राप्त विश्लेषण या रिपोर्ट की जांच कर सकता है। इसको ध्यान रखेंगे, चार बातें हमने यहाँ पे देखी है। प्रतिवादी या साक्षी को समन जारी कर सकता है, उसको हाजिर होने का आदेश दे सकता है, यह प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए जो साक्ष्य है उनका प्रकटीकरण कर सकता है। तीसरी बात, शपथ पत्र की जांच कर सकता है। और चौथी बात, प्रयोगशाला या अन्य स्रोतों द्वारा जारी किए गए विश्लेषण या रिपोर्ट की यह जांच कर सकता है। तो ये इसकी शक्तियां हैं। अब देखिए इसके निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ करेंगे, तो अपील करेंगे 30 दिन के भीतर राज्य आयोग में। अपील करेंगे 30 दिन के भीतर राज्य आयोग में। अब बात कर लेते हैं हम लोग राज्य आयोग के बारे में, स्टेट कमीशन के बारे में। स्टेट कमीशन देखते हैं। देखिए इसकी जो संरचना होती है, इसमें एक अध्यक्ष होगा और सदस्य, 2 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। तो जो अध्यक्ष की योग्यता होगी वो क्या होगी, उच्च न्यायालय, यहाँ जिला न्यायालय का ध्यान रखेंगे, यहाँ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। देखिए इन 2 सदस्यों में एक तो स्त्री होती ही है, एक स्त्री होगी। तो इन सदस्यों की जो योग्यता होती है वो ये है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरा उसके पास स्नातक का कोई डिग्री हो, तीसरा उसे अर्थशास्त्र का, लोक उपक्रम का, लोक प्रशासन का, उद्योगों का या लेखा कर्म का ज्ञान होने के साथ साथ 10 वर्ष का कार्य करने का भी अनुभव होना चाहिए। तो ये इनकी योग्यता है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनके अयोग्यता के बारे में। अयोग्यता, क्या अयोग्यताएं हैं इनकी, तो पहला है विकृत हो यानी कि पागल हो, दूसरा है दिवालिया हो गया हो, तीसरा उसे किसी अपराध में सिद्ध दोष ठहराकर दंड दे दिया गया हो या कारावास का दंड दिया गया हो, यानी कारावास वैसे ही जैसे यहाँ पर था। चौथा, उसे सरकारी सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो, और पांचवा, सरकार द्वारा विहित किसी अयोग्यता से ग्रसित हो। तो ये 5 योग्यता जो यहाँ थी यहाँ भी कार्य करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखते हैं चयन समिति के बारे में। चयन समिति, देखिए चयन समिति में शामिल होते हैं एक राज्य आयोग का अध्यक्ष, राज्य आयोग का अध्यक्ष होगा इसमें, दूसरा विधि विभाग के सचिव, विधि विभाग के सचिव, और तीसरा उपभोक्ता मामलों की सुनवाई करने वाला सचिव, उपभोक्ता मामलों की सुनवाई करने वाला सचिव। तो ये तीनों से मिलकर के बनता है चयन समिति, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसी में कार्यकाल वगैरह के बारे में। तो इसमें जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का बोल रहा हूं मैं, कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, या 67 वर्ष की आयु,
इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ 65 था, यहाँ 67 है, 2 साल बढ़ा हुआ है। तो 5 वर्ष कार्यकाल होगा या 67 वर्ष की आयु तक होगा। इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। पुनर्नियुक्ति हो सकती है, लेकिन 67 वर्ष की आयु पूरी न हुई हो तब। त्याग पत्र देते हैं किसको? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को क्या देंगे? ये त्याग पत्र देंगे। अब इसकी अधिकारिता के बारे में बात कर लेते हैं। अधिकारिता, तो देखिए अधिकारिता है 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई करेगा। अधिकारिता है 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई यहाँ करता है, पहला। दूसरा, जो जिला पीठ से प्राप्त अपील की सुनवाई करता है, मतलब जिला पीठ के खिलाफ जो जिले ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ यदि किसी ने अपील कर दिया है यहाँ, तो वो भी इसके अधिकारिता क्षेत्र में आएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके खिलाफ अपील, यानी कि राज्य आयोग या स्टेट कमीशन ने जो निर्णय दिया है, यदि किसी को वह अच्छा नहीं लग रहा, उचित नहीं लग रहा, तो वह उसके निर्णय के खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील करेगा राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन के भीतर वह अपील करेगा। तो ये रहा राज्य आयोग। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आयोग के बारे में। राष्ट्रीय आयोग, देखिए राष्ट्रीय आयोग की संरचना कैसी होती है? तो राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें से एक स्त्री का होना अनिवार्य है। एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें से एक स्त्री होगी। और इनकी जो योग्यता है, तो अध्यक्ष के लिए जो योग्यता होगी वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, या न्यायाधीश रहा हो, या न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। ये अध्यक्ष की योग्यता है। दूसरा, सदस्यों की क्या योग्यता होगी? तो सदस्यों की योग्यता यही है कि उनकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, उनके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री हो यानी स्नातक हो, और तीसरी बात, उन्हें अर्थशास्त्र का, लोकोपक्रम का, लोक प्रशासन का, उद्योग का, लेखा कर्म का ज्ञान हो, साथ ही 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव भी हो। तो ये इनकी योग्यता है। और इनकी जो अयोग्यता है वो वैसे ही है जैसे कि हम यहाँ पे जिला में और राज्य में पढ़े थे। तो अयोग्यता में क्या है? पहला, वो विकृत हो। दूसरा, दिवालिया हो। तीसरा, उसे किसी अपराध में सीधे दोष ठहरा करके कारावास दे दिया गया हो। चौथा, सरकारी सेवा से वंचित कर दिया गया हो। और पांचवा, सरकार द्वारा विहित किसी अयोग्यता से वह ग्रसित हो। तो इनमें से यदि कोई भी होता है तो वो अयोग्य माना जाएगा। यहाँ चयन समिति के बारे में बात कर लेते हैं। चयन समिति, देखिए चयन समिति में क्या होगा? एक अध्यक्ष होता है। तो वो अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक न्यायाधीश होगा। अध्यक्ष वही होगा जिसको उच्चतम न्यायालय ने नाम निर्देशित किया हो, और वह भी एक न्यायाधीश ही होगा। दूसरा, विधि विभाग के सचिव। और चौथा, उपभोक्ता मामले की सुनवाई करने वाला सचिव। तो इन तीनों से मिलकर बनेगा चयन समिति। अब इसके कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। कार्यकाल, देखिए कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या 70 वर्ष की आयु। इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ 65 वर्ष था, यहाँ 67 वर्ष था, अब ये यहाँ 70 वर्ष है। पुनर्नियुक्ति की जा सकती है या नहीं? हाँ, की जा सकती है, लेकिन आयु 70 वर्ष पूरी ना हुई हो तब। सेवा शर्तें ध्यान कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा। इन दोनों में राज्य सरकारें थी, और ये यहाँ पे केंद्र सरकार इसके सेवा शर्तें जो होंगी उनको निर्धारित करेंगी। और ये त्याग पत्र किसे देंगे? तो केंद्र सरकार को ये क्या करेंगे? अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। अब बात करते हैं इसकी अधिकारिता के बारे में। अधिकारिता, तो राष्ट्रीय आयोग की जो अधिकारिता होती है वो 1 करोड़ रुपए या राशि के ऊपर की अधिकारिता होती है। मतलब 1 करोड़ के ऊपर जितने मामले आएंगे वो सीधे राष्ट्रीय आयोग में सुने जाएंगे। और दूसरा अधिकारिता है कि राज्य आयोग के विरुद्ध प्राप्त अपील, राज्य आयोग के विरुद्ध प्राप्त जो अपील होती है उसकी सुनवाई भी यहाँ कर सकता है।
इसके खिलाफ अपील कहाँ करेंगे? अगर किसी को राष्ट्रीय आयोग का या नेशनल कमीशन का जो न्याय है वो उचित नहीं लग रहा तो उसके खिलाफ हम 30 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेंगे। 30 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील किया जाएगा। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब इससे कुछ मैं मेंस के मॉडल क्वेश्चन आपको बता देता हूं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखते हैं मॉडल क्वेश्चन के बारे में। आइए देखते हैं से कुछ प्रश्न है मॉडल क्वेश्चंस, इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए पहला है सेवा का क्या अर्थ है, इसको 30 शब्द में आपको लिखना है। दूसरा है उपभोक्ता का क्या अर्थ है, इसको 60 शब्द में आपको लिखना है। तीसरा जिला पीठ की संरचना कैसी होती है, 30 शब्दों में समझाना है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण की संरचना कैसी होती है, इसको भी आपको 30 शब्दों में समझाना है। राज्य उपभोक्ता फोरम यानी कि स्टेट कमीशन के गठन, कार्य एवं शक्तियों को लिखिए, 125 शब्द में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए, ये 175 शब्दों में है। तो इतने क्वेश्चंस को आपको लिखना है। पिछले वर्ष इसमें से कोई खास क्वेश्चन आया नहीं था, क्वेश्चन आया ही नहीं था इससे, तो आता तो मैं उसको डील करके आपको क्लियर कर देता। फिर भी मैं देखूंगा और कुछ अच्छा हो तो यदि आपकी इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।